चलिए शुरू करते हैं। प्राइमरी ग्रुप मैंने आपको बताया ही है ना। इसके बारे में मैंने बताया, समझाया। प्राइमरी मतलब मुख्य ग्रुप, मेन ग्रुप। और आज हम जानेंगे सेकेंडरी ग्रुप के बारे में। किसके बारे में? सेकेंडरी ग्रुप। एक्चुअल में जो प्राइमरी के जो ग्रुप होते हैं उन्हीं के कुछ सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। जैसे दिखाते हैं आपको, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर दें तो, है ना। ये सेकेंडरी ग्रुप। अच्छा, इनको सेकेंडरी मैंने आपको थोड़ा सा एक और थोड़ा मतलब इसके कुछ दिन पहले मैंने आपको समझाया था सेकेंडरी के बारे में थोड़ा सा। शायद अगर आपको याद हो तो, खैर ना याद हो तो फिर भी बता दें। जैसे जो भी आपने यहाँ पे देखा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट इनकम, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब प्राइमरी ग्रुप में आती हैं। प्राइमरी का मतलब होता है मेन ग्रुप, मुख्य ग्रुप, है ना। और यहाँ पे जो सेकेंडरी ग्रुप है वो 13 हैं, आपको पता है ना। 13 क्या है? सेकेंडरी ग्रुप है। अच्छा, इस सेकेंडरी ग्रुप के हैं, इनकी ज़रूरत क्या पड़ी कि इसको सेकेंडरी कर दिया गया, इसको भी प्राइमरी ही रखते तो बेहतर रहता। तो खैर ऐसा नहीं है, प्राइमरी रखने से थोड़ा सा समस्या हो सकती है। कई बार हमें किसी भी चीज़ों के दो पार्ट कर देने होते हैं, फर्स्ट सेकंड करके, है ना। जिसको एक को कहते हैं मेन भाग हो गया, ये इसका सेकेंडरी पार्ट है। वो क्यों करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए एक कोई सामान आप परचेज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? परचेज कर रहे हो, सामान परचेज कर रहे हो और उसको आप इसी में रिकॉर्ड कर रहे हो। परचेज कोई सामान लेके आए, यूपी से लेके आया, पंजाब से लेके आया, बिहार से लेके आया, सब यहीं पे कर दिया। इन फ्यूचर अगर आपसे कोई पूछेगा, ठीक है भैया हमें आप बताइए यूपी से आपने कितना सामान परचेज किया हुआ है, आप बता पाएंगे? बताएंगे, लेकिन बड़ा समय लगेगा क्योंकि आपके पास अलग से ग्रुप ही नहीं था। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछेगा बात, मान लीजिए आप बता दीजिए बिहार में आपने कितना, बिहार से सामान कितना खरीदा है, आप बता पाएंगे? बताएंगे, लेकिन बहुत इसमें घाँच पाँच हो जाएगा, बड़ा समय लगेगा क्योंकि आपने सबको इसी में मिक्स कर दिया है। और अगर आपने इसका एक अलग ग्रुप बनाया होता, ठीक है, अब ये जो ग्रुप हैं, जैसे आपने कह दिया, एक अलग आपने ग्रुप बना दिया कि यूपी में जितना सेल होगा यूपी में, एमपी में जितना सेल होगा वो एमपी में रिकॉर्ड करेंगे, है ना, और पंजाब में जितना सेल होगा वो हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो इसके ग्रुप बन रहे हैं ये भी क्या है? ये भी परचेस ही है, लेकिन ये इसके जो है सेकेंडरी ग्रुप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वैसे परचेस का एक्चुअल में सेकेंडरी ग्रुप नहीं होता है, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे किसी चीज़ का ये क्या हो जाएगा, ये भी तो ग्रुप बनेगा ना इसका, फिर तो ये सेकेंडरी में आ जाएगा। मतलब ये इसका सब ग्रुप हो गया, ये इसका प्राइमरी मेन ग्रुप हो गया, और ये इसका कौन सा ग्रुप हो गया? सब ग्रुप। मतलब इसका क्या हो गया? सेकेंडरी ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ग्रुप। समझ रहे हो ना आप ये? अच्छा, अगर आपको मैं और एग्जांपल दूं बेहतर तरीके से, जैसे मैंने आपको एक दिन भी बताया था कि एक क्लास होती है, जैसे क्लास 10th है। क्या है? क्लास 10th है। वो क्लास 10th में आप देखेंगे कई डिपार्टमेंट होते हैं, है ना। उसके सेक्शन बटे होते हैं, जिसमें कहते हैं ये ए वाले स्टूडेंट्स हैं, ए सेक्शन के, है ना। ये जो स्टूडेंट्स हैं ये बी वाले सेक्शन के हैं, और ये जो स्टूडेंट्स हैं ये किस सेक्शन के हैं? सी वाले सेक्शन के हैं, है ना। जिसमें हो ए वाले में शायद साइंस और मैथ वाले कर रहते हैं, है ना। बी वाले में आर्ट वाले रहते हैं, सी वाले में होम साइंस वाले रहते हैं तीनों 10th के ही हैं, है ना। अगर इनको सबको इसी में रख दोगे, एक में ही कर दोगे, इनकी आपने देखा होगा कि इनकी सबकी क्लास बटी रहती है। ए वालों की क्लास होती है, बी वालों की अलग क्लास होती है, सी वालों की एक अलग क्लास होती है। तो ये भी तो एक प्रकार की, ये आपका मेन ग्रुप हो जाता है, ठीक है। ये मेन क्लास हो गई, 10th की है, लेकिन ये क्या हो गई कि ये उसी के पार्ट्स, मतलब उसी के सेकेंडरी ग्रुप कहलाएंगे, ठीक है। ये भी 10th में ही है। क्या ये वाला बोले कि मैं 10th में नहीं 11th में आ गया? नहीं ना, अभी तो 10th में ही है, बस शर्तें क्या है, इसका ग्रुप थोड़ा सा अलग हो गया है। ये अलग ग्रुप में आ गए, ये अलग ग्रुप में आ गए। तो ऐसे ही सेकेंडरी होता है, मतलब प्राइमरी का ही सेकेंडरी होता है। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, कुछ प्राइमरी ग्रुप के क्या होते हैं? सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। तो आप ये मत कहिए सेकेंडरी कहीं से अलग से नहीं आता, वो नहीं से बन जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे समझते हैं, अब इतना आप समझ गए होंगे सेकेंडरी ग्रुप मतलब कैसे बनता है, ठीक है। अब उसमें कई ऐसे प्राइमरी ग्रुप आएंगे जिसमें लॉजिक होता है भाई। एक्चुअल में सेकेंडरी ग्रुप बनना यहाँ पे जरूरी इसलिए भी होता है क्योंकि कई बार जैसे आप पैसा प्राप्त किए, ठीक है, आपके पास पैसा आया, तो कई बार वो पैसा किस मकसद से आ सकता है? कई मकसद हो सकते हैं। किसी ने आपको एडवांस दिया तो भी आपके पास पैसा आएगा, ठीक है। कहीं से आपने लोन लिया तो भी पैसा आपके पास आ रहा है, ठीक है।
या फिर किसी ने आपको पेमेंट किया तो भी आप पैसा रिसीव कर रहे हो। कई प्रकार से आया कि नहीं आया, तो आपको बताना पड़ेगा ना, क्या सब में आप रिसिप्ट ही लगाओगे? पैसा भले आपके पास प्राप्त हो रहा है लेकिन सब तरीका थोड़ा अलग अलग है ना, रीज़न अलग अलग होगा। हो सकता है कई बार आप एडवांस आपको कोई देगा तो वहाँ पर भी आपको पैसा मिल रहा है। कोई हो सकता है कहीं से आप लोन ले रहे होगे तो भी तो पैसा आपके पास आ रहा है। कोई सामान आपने बेचा है तो भी पैसा आ रहा है। लेकिन सबको अगर रिसिप्ट में एक ही में डाल दोगे, एक ही ग्रुप में डाल दोगे तो गड़बड़ा नहीं जाएगा। कल के आप पता करना चाहोगे कि चलो देख लेते हैं भैया ये जो पैसा एडवांस वाला कितना पैसा आया हुआ है, ठीक है, लोन वाला कितना पैसा आया हुआ है, या पेमेंट जो हमको लोग किए हो उसका कितना आया हुआ है, वो आप नहीं बता पाओगे अगर अलग ग्रुप नहीं बनाओगे तो ऐसे ही आपको एक सेकेंडरी ग्रुप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसमें ये डिफाइन होता है कि भाई ये जो पैसा है ये लोन्स वाला पैसा आया हुआ है, ये जो पैसा है ये एडवांस वाला है, और ये जो पैसा आया हुआ है ये जो हमने सब सर्विस सेल किया है या कुछ भी गुड्स सेल किया है उसका पैसा आया हुआ है। तो इसलिए सेकेंडरी ग्रुप का होना ज़रूरी है, तब आपको बनाना पड़ेगा। नहीं तो आपको कई बार होगा ना भाई, कन्फ्यूज़न हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। तो सेकेंडरी ग्रुप को इसलिए पढ़ना अनिवार्य है और आपको समझना पड़ेगा, पढ़ने के साथ साथ समझना पड़ेगा कि कैसे इसका प्रोसेस है। तो चलिए एक एक समझते हैं, ठीक है। अब आप तो समझ गए होंगे ना कि अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सेकेंडरी ग्रुप बनाना क्यों जरूरी होता है। अभी आप जैसे समझ गए होंगे कि हमारे पास पैसा आ रहा है लेकिन कई प्रकार से आ रहा है, तो बाद में अगर जब हमें रिपोर्ट देखनी होगी तो रिपोर्ट हमारी गलत आ सकती है, सबको हम एक में ही डाल दिए तो, है ना। तो इसलिए हम अलग ग्रुप बना के करेंगे रिसीप्ट ही, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से उसमें ग्रुप डिवाइड कर देंगे, ग्रुप बना देंगे। तो आगे जब हम प्रैक्टिकल आपको बताएंगे तो आप बेहतर समझ जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप देखिए सेकेंडरी ग्रुप पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं और ये कैसे होते हैं, मतलब कैसे प्रोसेस में इसको लाया जाता है, देखते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस है सेकेंडरी ग्रुप, जो कि इसका प्राइमरी ग्रुप क्या है, कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट का जो सेकेंडरी ग्रुप है वो क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, जैसे कई बार बिजनेस में कुछ अच्छा प्रॉफिट हो जाता है तो उस प्रॉफिट के पैसों को आप सोचते हो यार ऐसा करते हैं इसको थोड़ा सा हम बिजनेस से बाहर नहीं कर रहे हो, बिजनेस से बाहर कर दोगे तो फिर वो हो तो एक प्रकार से आप या तो अपने निजी खर्च में अपने यूज़ कर लिया या तो आप कुछ ना कुछ उसके लिए लेके आओगे। इस बार रिजर्व करके पैसा रख रहे हो, आप क्या करके रख रहे हो, रिजर्व। मतलब कि रिजर्व इसलिए कर रहे हो कि मान लो अभी प्रॉफिट हुआ है अच्छा खासा, ठीक है, मान लेते हैं आपका 3 लाख का प्रॉफिट हो गया। कितने लाख का प्रॉफिट हो गया, 3,000 हो गया ना, 30,000 हो गया, 3 लाख हो गया, 3 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब इस प्रॉफिट को कह रहे हो यार ऐसा इसको हम रिजर्व करके रख देते हैं ताकि जब कभी हमारा बिजनेस में पैसा नहीं आएगा या सैलरी मतलब इनकम प्रॉफिट कम होगी तो हम उस वक्त पे अपने जो एम्प्लॉई हैं, जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, उनको सैलरी इसी रिजर्व वाले पैसा से दे सकें। ये पैसा जैसे आपका बैंक में पैसा था अब उस या आपके पास कैश में पैसा था, इसी पैसे को, ये तो आपका कैपिटल अकाउंट में था इसी में से आपने रिजर्व करके एक अलग जगह रख दिया है। पैसा आपके पास में ही है, रिजर्व वाला भी पैसा आपके पास में है और ये दोनों आपके पास में ही रहेगा, लेकिन सिर्फ क्या है ये अलग जगह आ गया, रिजर्व करके रख दिया है, ठीक है। जैसे कोई पैसा आपके पास होता है कि यार अब आपके पास 3 लाख है, 1 लाख वाले घर में रख देते हैं, एक वहाँ रख देते हैं, है ना। तो जब कभी काम पड़ेगा तो भी 1 लाख से काम चलाएंगे, 2 लाख सेफ बचा रहेगा। तो ऐसे करके आपने रिजर्व करके रख दिया और जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसको आप इस्तेमाल में ले लेंगे बिजनेस में। तो अगर कभी ऐसा कोई पैसा आप निकाल के कहीं रखेंगे तो उसका जब आप लेजर बनाएंगे उसके अंडर में आप क्या सेट करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। जब कभी कहीं आप पैसा रख रहे होंगे तो ऐसे करके, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है, थोड़ा थोड़ा। फिर एक है बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब इसका जो प्राइमरी ग्रुप है वो क्या है, लोन्स लायबिलिटीज। देखो प्राइमरी ग्रुप का जो ग्रुप जाता है वो प्राइमरी ही रहता है, ठीक है। सेकेंडरी ग्रुप का जो यहाँ पे जब अकाउंट होता है उसका जो आप अंडर सेट करते हैं वो प्राइमरी ग्रुप सेट होता है। तो जैसे यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट में यहाँ पे लोन्स लायबिलिटीज है। एक्चुअल में जब आप कभी बैंक से पैसा लेते हैं, अक्सर जब आपने बैंक पैसा डाला तो उसको डिपॉजिट कह देते हैं, आपने निकाला तो विड्रॉल कह देते हैं, है ना। डिपॉजिट और विड्रॉल आप करते हैं, लेकिन इसके साथ एक और कार्य होता है लोन वाला। कौन सा कार्य होता है, बैंक आपको लोन भी तो देती है, आपने जो जमा किया निकाला वो तो आपका ही पैसा हो गया, लेकिन कभी कभी बैंक आपके पैसे से अतिरिक्त पैसा देती है तो उसको क्या कहते हैं, लोन है। ये क्या है,
लोन है। तो जब आपको कोई भी बैंक, चाहे SBI हो, चाहे वो HDFC बैंक हो, मतलब कोई भी बैंक हो, अगर वो पैसा आपको आपके पैसे से ज़्यादा दे रही हो तो उसको फिर आप लोन कहते हैं वो, ठीक है। तो वहाँ पे जब आप SBI का लेजर आप बनाएंगे या HDFC का बनाएंगे, कोई भी बैंक का बनाएंगे लेजर, जब आप बनाएंगे तो उसके अंडर में आप बैंक के अंडर में हमेशा आप सेट करते हैं बैंक अकाउंट, लेकिन वहाँ पे बैंक अकाउंट ना सेट करके क्या सेट करेंगे, बैंक ओवर ड्राफ्ट। क्या सेट करेंगे, बैंक ओवर ड्राफ्ट, ठीक है। अब डायरेक्टली लोन्स लायबिलिटीज भी नहीं सेट कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली ये सेट कर देंगे तो समस्या होगी कि कई बार लोन होता है, एक सिक्योर्ड लोन होता है, एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, अलग अलग होते कि नहीं होते हैं भाई। लोन तो लिया हमने, लेकिन इसके भी कई प्रकार हैं। एक सिक्योर्ड लोन, जिसमें अभी बता रहा हूँ आगे क्या होता है, जैसे एक सिक्योर्ड लोन होता है जहाँ पर इसका भी देखो जो प्राइमरी ग्रुप है वो क्या है, लोन्स लायबिलिटीज है। अब सिक्योर्ड लोन में क्या होता है कि जैसे आपने कहीं से लोन लिया तो आपको कुछ सिक्योरिटी के लिए गोल्ड जमा करना पड़ता है, ठीक है। हमारे पास सोना है, इसको रख लीजिए, कहते हैं गहना रख लीजिए। आपने सुना होगा ना गहना, वो कहते हैं कोई सामान मैंने इसको गहने पे लिया हुआ है, गांव में सुना होगा, मतलब थोड़ा सा हमारे पास में ये चीज़ दे गए हुए हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बाइक दे जाते हैं, क्या दे जाते हैं, भाई मेरी बाइक रख लो और हमको पैसा दे दो, जब हम पैसा देंगे तो अपना जो है आप बाइक ले लीजिएगा। खेत लोग गहन धर देते हैं, है ना, कि चलो खेत धर दे रहे हैं, आप खेत हमारा इसमें आप जुताई बुनाई करिए, हमको थोड़ा इतना पैसा दे दीजिए, जब हमारे पास पैसा होगा तो हम आपको पैसा चुका देंगे। होता है कि नहीं होता है। तो वहाँ पर एक सिक्योर्ड लोन होता है एक प्रकार से, ठीक है भाई। जब आप हमें पैसा, मतलब जो हमारा पैसा वापस देंगे तब आपकी ये जो चीज़ है, गोल्ड हो गया, कुछ भी हो गया, हम इसको आपकी सब प्रॉपर्टी से वो हम खाली कर देंगे, तो वो सिक्योर्ड लोन हो गया। तो ऐसे में जब आप लेंगे तो भी वो लोन्स लायबिलिटीज़ में चला जाएगा। एक अनसिक्योर्ड लोन होता है जहाँ पर कोई नहीं, हमारा आपका परिचय है, हम आपको जानते हैं अच्छे से, हमें आपके ऊपर ट्रस्ट है, हमने आपको लोन दे दिया, वो अनसिक्योर है। कल के आप भाग जाओ, ना दो पैसा, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो भूल कर भी किसी को मत दीजिएगा ये वाला अनसिक्योर्ड वाला, ठीक है नहीं तो लूट लेगा आप लोगों को, बर्बाद हो जाएंगे आप फिर। खैर ये ट्रस्ट होना चाहिए, या तो फिर दीजिए तो फिर विश्वास करके, मतलब ये सोच करके चलो, मिलेगा तो ठीक ही है, ना मिलेगा तो राम भरोसे है ना मिलेगा तो जयराम जी की तो ये लोन हो गया। तो ऐसे लोन कई प्रकार के आप ले लेंगे ना, मतलब थोड़ा सा तो आप ध्यान देंगे। तो जब भी आप बैंक पैसा देती है आपको अतिरिक्त, तो बैंक ओवरड्राफ्ट कर देंगे। लोन अगर आप ले रहे हैं तो देख लीजिए लोन कौन सा है, सिक्योर्ड लोन है या अनसिक्योर्ड लोन है, उसके अंतर्गत आप उसका अंडर सेट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद एक है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अच्छा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में क्या होता है, इसका जो प्राइमरी ग्रुप है वो क्या है, करंट लायबिलिटीज, चालू दायित्व होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, आपके कुछ चालू दायित्व होते हैं जो आपको दायित्व, मतलब ये भी दायित्व है, इसका भी पैसा चुकाना होता है ना। और चालू दायित्व में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ड्यूटीज एंड टैक्स होते हैं। जैसे आपने इनकम किया तो आपको मतलब हमेशा आपको इनकम टैक्स भरना है, तो इनकम टैक्स भरना होता है, वो भी आपकी लायबिलिटीज़ है, ठीक है। तो अब जैसे इनकम टैक्स, मतलब टैक्स भी कई प्रकार के आ जाएंगे, जैसे GST आ जाता है ना, GST हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, वैट वगैरह लोग आपने सुना होगा। तो इन सबको आपको भरना होता है, गवर्नमेंट को देना होता है जो, तो वो भी आपका किस में जाता है, लायबिलिटीज़ रहता है, तो दायित्व ही है, लेकिन चालू दायित्व है। मतलब ये ऐसा नहीं कि लोन टाइप का है, देना है, लेकिन जब हमारे पास जैसे हो जाएगा हम कर देते हैं, उसमें सब कुछ रूल्स नियम होते हैं। तो ये आप समझ रहे हो ना, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, यानी कि जब आप कभी GST WST कोई लेजर आप बनाओगे उसके अंडर में आप यही सब सेट करते हो, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। क्यों सेट करते हो, क्योंकि इसका जो प्राइमरी ग्रुप है वो करंट लायबिलिटीज़ है। अब आप चाहो तो अगर डायरेक्टली आप करंट लायबिलिटीज सेट कर सकते हो, GST की जब आप लेजर बनाओगे तो आप करंट लायबिलिटीज सेट कर सकते हो, लेकिन करंट लायबिलिटीज जब सेलेक्ट कर दोगे तो समस्या ये होगी कि कई प्रकार की लायबिलिटी होती है ना भाई। अगर आप इसका अलग ग्रुप नहीं, सेकेंडरी ग्रुप का इस्तेमाल नहीं करोगे तो कई प्रकार की लायबिलिटी हैं। एक प्रोविज़न की भी लायबिलिटी होती है, प्रोविज़न मतलब प्रावधान। जैसे कई बार पैसा हम क्या करते हैं, निकाल के धर देते हैं, किसी को देना नहीं लेकिन निकाल के धर दिया। जैसे महीना पूरा होने वाला है, अभी 4-5 दिन बचे हुए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी से ही थोड़ा सा पैसा निकाल करके हम धर दे रहे हैं कि चलो ये पैसा 10,000 एम्प्लॉय को देना है, ठीक है, 2,000 बिजली का बिल देना है, 3,000 जो है
पानी का देना है, ऐसे कर करके आपने पैसा अलग अलग क्या कर दिया, निकाल के धर दिया। तो अभी दिया नहीं है आपने, सिर्फ क्या कर दिया, निकाल करके अलग जगह रख दिया है, तो वो प्रोविज़न में आ जाता है। क्या आ जाता है, तो उसकी एंट्री भी करनी होती है। तो उसकी जब आप एंट्री करते हैं तो उसको जो है, अच्छा इसका काम कहाँ पड़ता है एक्चुअल में थोड़ा बताऊं तो, जैसे 2000 जो सत्र कंप्लीट होता है फाइनेंशियल ईयर वाला, वो मार्च जो होता है लास्ट सत्र होता है। जैसे मार्च जो चलता है वो लास्ट सत्र होता है, अप्रैल से एक नया स्टार्ट हो जाता है। तो जब मार्च ख़त्म होता है तो सभी कंपनियों में लगभग डेट होती है 15 तारीख के बाद ये सैलरी आती है। देखा होगा आपने, लगभग 15 तारीख के बाद आती है। तो वो क्या करते हैं कि 30 मार्च को ही वो प्रोविज़न एंट्री कर देते हैं। अब उनको तो अगले महीने से 1 तारीख से नई कंपनी बनाना होता है, नए में काम करना होता है, नए रजिस्टर में। तो वो क्या करते हैं, 30 को ही वो पूरी की पूरी एंट्री कर देते हैं। अब पूरा 30 को पैसा दिया नहीं, देना उनको 15 को ही है, लेकिन सबका निकाल धर दिया। तो टैली में आपको बताना पड़ेगा ना, तभी तो रिपोर्ट सही बन के आएगी। तो वो अलग अलग निकाल के धर दिए, अलग अलग टैली में काट दिए, उसके बाद उनकी रिपोर्ट सही आ गई और वो जो पैसा है वो प्रोविज़न कर देते हैं। तो प्रोविज़न मतलब वो पैसा आपको देना है, अभी दिया नहीं है आपकी लायबिलिटीज़ ही है। जो आपने निकाल कर रखा है वो आपका नहीं है, आप समझिए, अभी तो आपके पास नहीं है लेकिन आपको उसको देना है। तो देना मतलब लायबिलिटीज़ है भाई, चुकाना रहता है उसे हमें। भाई हमारे यहाँ कोई काम करा तो उसको देना पड़ेगा ना। तो वैसे अंडर आप जो सेट करते हैं वो प्रोविज़न का सेट करते हैं। तो इसीलिए अगर ड्यूटीज़ में अगर आप देखेंगे, सब में अगर करंट लायबिलिटी से ठोंक देंगे तब तो गड़बड़ा जाएगा ना। सेकेंडरी ग्रुप का अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्राइमरी मतलब आप यूज़ कर देंगे डायरेक्टली, तो ये रहेगा प्राइमरी ही जाएगा उसके ही अंतर्गत में, लेकिन दिखाने के लिए एक अलग से ग्रुप बना देंगे। तो आपको ये पता रहेगा कि ये जो पैसा निकाल कर रखा गया हुआ ये प्रोविज़न वाला है, ये पैसा जो है ये टैक्स वाला है। ऐसे सबका अलग डिटेल, अलग रिपोर्ट दिखाते रहेगा। और ऐसा नहीं करोगे तो एक ही दिखाएगा करंट लायबिलिटीज़ में टोटल जोड़ देगा। अब कैसे आप बताओगे भाई, अगर सब में करंट लायबिलिटीज ही सेट कर दोगे तो जितना अमाउंट होगा, मान लो 2 लाख हो गया, 2 लाख यहाँ पे दिखा दिया। अब आप ये बता सकते हो कि प्रोविज़न कितना था, नहीं बता पाओगे ना आप। तो अलग ग्रुप होना ज़रूरी होता है। सेंड्री क्रेडिटर्स जैसे उसका भी आप करंट लायबिलिटी सेट करते हैं। कभी कभी हम सामान उधार खरीदते हैं ना, तो सब सामान उधार खरीदेंगे तो वो भी तो हमारा दायित्व होगा, पैसा चुकाना होगा उसको, वो भी तो हमारी लायबिलिटीज़ होगी ना। किसी से सामान हमने उधार खरीदा तो क्या नहीं दोगे क्या पैसा, भूल गए भाई, सामान आ गया, अब जाओ काम से, भाड़ में जाओ। दोबारा बार जब जाओगे तो मार के भगाएगा, कह के हट जाओ यहाँ से, है ना, पैसा दिया नहीं हमारा, पिछले बार का सामान नहीं देगा आपका। तो वो भी आपको चुकाना पड़ता है। जब भी आप किसी से सामान उधार लेकर के आते हो तो उसके अंडर में आप क्या सेट करते हो, सेंड्री क्रेडिटर। क्या सेट करते हो, सेंड्री क्रेडिटर। ये इसका जो प्राइमरी ग्रुप है वो करंट लायबिलिटीज है। अब सब इसमें भी आप ही डाल दिए। अगर इसका सेकेंडरी इस्तेमाल नहीं किया आपने, डायरेक्टली करंट लायबिलिटीज सेट कर दिया, तो आप कैसे बताओगे कि हमें कितना पैसा देना है, मतलब उधार कितना है, बता सकते हो आप? तो दिखाओगे हाँ लायबिलिटीज इतनी हुई, लेकिन किसको कितना देना रहेगा नहीं बता पाओगे। अलग रहेगा तो आप बता दोगे कि हाँ इसलिए इनको देना है। तो लायबिलिटीज भी देखो कई प्रकार की हैं, पैसा चुकाने वाला भी कई प्रकार का हुआ कि नहीं हुआ। टैक्स वाला अलग हो गया, प्रोविज़न अलग कर दिया आपने, ड्यूटीज सेंड्री क्रेडिटर्स अलग कर दिया। अगर एक में ही सबको मिक्स कर देंगे इसमें तो फिर मज़ा नहीं आएगा, आपका गड़बड़ा जाएगा पूरा का पूरा। इसलिए सेकेंडरी का यूज़ करना ज़रूरी होता है, इसलिए सेकेंडरी है। और आप ध्यान दीजिएगा ये जो सेकेंडरी है प्री डिफाइंड 13 हैं, आप चाहो तो अपने आप से भी बना सकते हो, जिसको कहते हैं यूज़र डिफाइंड। क्या कहते हैं, मतलब आप चाहो तो ग्रुप और बना दो, 28, 29, 30, 35 अपने हिसाब से भी बनाया जाता है। ठीक है, अपने हिसाब से भी ग्रुप क्या होता है बना दिया जाता है। ये ज़रूरत पड़ने पे आपको बताएंगे कैसे बनाना है। ठीक है, तो इनका काम पड़ता है, तो इनके कुछ बने हुए हैं सेकेंडरी ग्रुप। अगर नहीं सब बना हुआ है, आपको लग रहा है कि इस ग्रुप को बनाना चाहिए, तो हम आप बना सकते हैं और आगे चल के आप अपने आप से बना पाएंगे कैसे बनाना रहेगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना मेरी बातों को कि जो पैसा, जो लायबिलिटी है, जो दायित्व है, वो भी कई प्रकार का हो सकता है ना। किसी से हम उधार लेके आए होंगे तो भी पैसा देना होगा, टैक्स भी आपको देना रहता है, प्रोविज़न आपने निकाल के धर दिया पैसा, वो भी तो देना है आपको। तो ऐसे करके कई टाइप्स होंगे, इसलिए इन सब का जो एक मेन ग्रुप जाता है वो करंट लायबिलिटीज़ है, लेकिन अलग अलग आपकी रिपोर्ट सही आई इसलिए आपने सेकेंडरी ग्रुप का इस्तेमाल कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें, और उसके बाद देखते हैं फिर है डिपॉजिट असेट्स। क्या है,
डिपॉजिट असेट्स, इसमें थोड़ा समझते हैं, एक मिनट। डिपॉजिट असेट्स का जो प्राइमरी ग्रुप है वो क्या है? करंट असेट्स। करंट असेट्स, सॉरी, हाँ सॉरी, सेंड्री डेप्टर्स हाँ तो भूल रहा था मैं, सेंड्री डेप्टर्स। सेंड्री डेप्टर्स मतलब इसका भी प्राइमरी ग्रुप क्या है? करंट असेट्स। एक्चुअल में जब हम किसी से सामान उधार लेते हैं, खरीदते हैं, तो उसको हम सेंड्री क्रेडिटर्स में करते हैं, लेकिन हम किसी न किसी को बेचते भी तो हैं, कोई गुड्स वगैरह सर्विस वगैरह हम बेचते भी तो हैं। तो अब बेचते हैं तो कई बार हर कोई नगद ही नहीं खरीद लेता है, कई बार वो हमसे उधार ले जाता है। तो जब हमसे कोई उधार ले गया तो सेंड्री हम डेप्टर्स का सेट करते हैं। अच्छा, हम चाहें तो उसके में करंट असेट्स कर सकते हैं, मतलब वो सीधे, जैसे राम ने हमसे क्या लिया? उधार लिया, हम राम के अंदर क्या सेट कर सकते हैं? करंट असेट्स, क्योंकि करंट असेट्स मतलब चालू संपत्ति। यानी हमने अगर 50,000 का जो है इनको सामान दिया हुआ है, तो 50,000 मेरे पास भले अभी नहीं आया, लेकिन है तो मेरी संपत्ति ही, आज नहीं तो कल मेरे पास आ ही जाएगा। तो इसको आप संपत्ति मान सकते हो। अगर आपने सर्विस दे दिया या आपने कोई प्रोडक्ट सेल कर दिया, भले उन्होंने पैसा भी नहीं दिया हमको, लेकिन ये 2-4 दिन 10 दिन बाद पेमेंट कर देंगे, तो ये जो 50,000 है ये आपकी संपत्ति है, इसको आप अपनी संपत्ति मान सकते हो। तो इसलिए कहा गया करंट असेट्स मतलब चालू संपत्ति है, कब आ जाए कोई पता नहीं है। ठीक है, पता का मतलब उसमें सब मेंशन होता है। तो ये आप देखेंगे करंट, अगर इसको आपने डायरेक्टली करंट असेट्स कर दिया, सेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। रिपोर्ट आपकी जो मतलब आपकी जो रिपोर्ट है वो आएगी सही, लेकिन आप ये रिपोर्ट गलत पाएंगे कि आपको अगर चेक करना पड़ेगा कि चलो देख लेते हैं कि जो है यहाँ पे जो सन्डी डेप्टर्स हैं, मतलब इनको कितना जो है हमें इनसे कितना लेना है, ये ढूंढने में भी आपको समय लग जाएगा। समझ रहे हो ना? तो रिपोर्ट आपकी थोड़ा सा गड़बड़ा सकती है। कैलकुलेशन सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन रिपोर्ट थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा, देखे में यार लेंदी लगेगा। तो अब आपने इसके अंदर में आप क्या सेट करेंगे? करंट असेट्स डायरेक्टली ना सेट करके आप क्या सेट करेंगे? सेंड्री डेप्टर्स। क्या सेट करेंगे? सेंड्री डेप्टर्स। इसलिए सेट करेंगे क्योंकि सेंड्री डेप्टर का प्राइमरी ग्रुप करंट असेट्स ही है। अब ये अलग कर देंगे, थोड़ा सा ग्रुप सेकेंडरी का इस्तेमाल कर देंगे तो आपके लिए रिपोर्ट आसान हो जाएगी। क्यों अलग रखेंगे? क्योंकि देखिए, अगर आप कोई पैसा कहीं आप जमा कर रहे हो, देखो आपकी चालू संपत्ति क्या क्या हो सकती है, पहले ये समझो। आपको कोई पैसा दे रहा होगा तो वो भी आपकी संपत्ति होगी, भाई आपने सामान बेचा तो आपको पैसा दे रहा है, तो वो भी आपकी करंट असेट्स है। ठीक है, फिर अगर आपसे यहाँ पे क्या हुआ, कोई लोन्स एंड एडवांस दे दिया आपको, ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा अलग टाइप होता है। वैसे तो कोई एडवांस आपको देता है तो उसको आप अपनी संपत्ति ना मार करके लायबिलिटी में डालते हैं, ठीक है, लेकिन आपने किसी को लोन्स एंड एडवांस दे दिया, सपोज दैट, क्या कर दिया, जैसे कई बार आप दे नहीं देते हैं पैसा एडवांस में, या आप डिपॉजिट कर देते हैं पैसा बैंक में, आपने डिपॉजिट कर दिया, आपने रूम लिया उसके लिए डिपॉजिट कर दिया, तो वो भी तो आपकी संपत्ति है, करंट असेट्स रहेगा कि नहीं रहेगा? वो भी आपकी संपत्ति है। फिर आपने किसी को लोन दे दिया या किसी को एडवांस दे दिया, तो भले दिया हुआ है, क्या दे दिया, तब लेंगे नहीं क्या इनसे? लेंगे ना, पैसा तो है ना हमारा ही, तो वो भी तो आपकी करंट असेट्स रहेगा ना, तो वो भी करंट असेट्स है, वो भी संपत्ति है। फिर आपके पास यहाँ पे कैश रहेगा, कैश भी, तो ऐसे करके देख रहे हो सब, अगर एक ही रखोगे, करंट असेट्स ही रखोगे सबका ग्रुप में, तो गड़बड़ा नहीं जाएगा? गड़बड़ा जाएगा ना। मान लीजिए आपने राम को दिया पैसा एडवांस, राम का करंट असेट सेट कर दिया, राहुल से खरीदा आपने, ठीक है, या राम से मान लीजिए कोई राम फिर से आ गया, उसने उससे आप उसको कोई सामान बेच दिया, उसका भी करंट असेट्स कर दिया, तो गड़बड़ा नहीं जाएगी रिपोर्ट? मिसमैच होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा यार सब में। तो इसलिए आप सबका सेकेंडरी बना हुआ इनका इस्तेमाल करिए। पैसा अगर आप कभी जमा कर रहे हो किसी ग्रुप में, सिक्योरिटी ग्रुप में, तो आप उसका लेजर बना करके उसके अंडर में आप डिपॉजिट असेट सेट करिए। है संपत्ति ही करंट असेट्स, लेकिन ये थोड़ा डिपॉजिट है। किसी को अगर आप लोन दे रहे हो, एडवांस दे रहे हो, तो उसको लोन्स एंड एडवांस में डाल दो, ताकि क्लियर रहेंगे, हाँ ये पैसा जो इतना हमारा 2,000 या 20,000 है, ये लोन मैंने दिया हुआ है, लोन्स वाली करंट असेट्स है। तो इसलिए सेकेंडरी ग्रुप आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, मतलब सेट करना पड़ेगा। तो लोन्स एंड एडवांस किसी को अगर आप देते हो तो उसका भी आप जब लेजर आप बनाओगे तो उसके अंडर में आप क्या सेट करोगे? लोन्स एंड एडवांस असेट्स। ठीक है, कैश का भी आप जब देखिए, जैसे अगर आप कैश का बना रहे हो तो कैश का तो कैश इन हैंड होता है, इसका प्राइमरी जो ग्रुप है वो करंट असेट्स है। तो कैश का लेजर पहले से बना होता है, और आप जब भी देखते हो इसका जो अंडर रहता है वो कैश इन हैंड होता है। आपने देखा होगा ना, लिखा रहता है कई जगह कैश इन हैंड।
अब इसका जो कैश इन हैंड का प्राइमरी ग्रुप है ये क्या रहता है, करंट असेट्स। अब कैश आपकी तो संपत्ति है भाई, आपके पास कैश है तो आपकी तो संपत्ति है, तो इसलिए अलग से इसको कैश इन हैंड में कर दिया। कई बार हमें छोटे मोटे खर्चे के लिए पीटी कैश बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पीटी कैश, तो वहाँ पर भी उसके अंडर में आप क्या सेट करते हैं, कैश इन हैंड, क्या सेट करते हैं। आप चाहें तो करंट असेट सेट कर सकते हो, लेकिन समस्या होगी फिर वही, है ना। तो उसके बाद बैंक अकाउंट है भाई, आपके पास बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट भी क्या, आपका पैसा बैंक में भी पैसा रहता है, वो भी तो आपकी संपत्ति होगी। तो करंट असेट सेट करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ाएगा कि नहीं गड़बड़ाएगा। तो जितने भी आप बैंक, मान लीजिए आपकी बैंक एसबीआई में, आपने एसबीआई में अकाउंट खुलवाया, ठीक है, एसबीआई का आपका चल रहा है, इसका जब आप लेजर बनाएंगे एसबीआई, इसके अंडर में आप क्या सेट करते हैं, बैंक अकाउंट सेट करेंगे। क्या सेट करेंगे, बैंक अकाउंट। अगर हम यहाँ पे करंट असेट सेट कर देंगे तो भी सही रहेगा, प्राइमरी में जाएगा, लेकिन रिपोर्ट थोड़ा सा हाँ डिसबैलेंस होगी। कल की आपको देखना पड़ेगा कि हमारे पास बैंक में कितना है। और भाई देखो, अगर सब में कैश करंट असेट्स कर दोगे, आपने कैश का बनाया, कैश का भी क्या कर दिया, करंट असेट्स कर दिया। क्या कर दिया, करंट असेट्स। एसबीआई का भी आपने बनाया, इसमें भी क्या कर दिया, करंट असेट्स। कल के मैं आपसे पूछूंगा, चलो बताओ एसबीआई में कितना पैसा है, कैश में कितना पैसा है। अब यार सबका तो हमने करंट असेट्स ही कर दिया हुआ है यार, कैसे पता करेंगे हम, रिपोर्ट जान पाओगे नहीं। आपको टोटल सबका दिखाएगा कि सबका 2 लाख है, अब किसमें कितना है नहीं बता पाओगे आप। तो इसलिए आप सेकेंडरी का इस्तेमाल करोगे कि जब हम बैंक का लेजर बनाएंगे तो बैंक अकाउंट सेट करेंगे, कैश का बनाएंगे तो कैश इन हैंड सेट करेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे पास हाथ में कितना पैसा है। समझ रहे हो मेरी बातों को, हाँ। चलिए देखिए, यहाँ पर अभी तो मैंने ऐसे समझाया आपको, थोड़ा थोड़ा यहाँ पढ़ लेते हैं। और यहाँ बताया गया हुआ है कि प्री डिफाइंड ग्रुप को देखना कैसे है। हाँ, एक कौन रह गया था, अच्छा स्टॉक इन हैंड, हाँ सॉरी, तो ये स्टॉक इन हैंड रह गया था, कोई नहीं। स्टॉक इन हैंड, जैसे आपके पास कोई सामान आया, लाइक अगर आप कोई सामान ले रहे हो बेचने उसने के लिए, प्रोडक्ट लेते हो, तो उसको हम स्टॉक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्टॉक। तो उसको हम स्टॉक इन हैंड में ऐड करेंगे, वो भी संपत्ति होगी आपकी। भाई आप कंप्यूटर खरीदने के लिए, मतलब बेचने के लिए खरीदा आपने, तो कंप्यूटर में फिर आप वहाँ पे स्टॉक ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, ये स्टॉक इन हैंड में जाएगा, उसमें क्वांटिटी सब कुछ सेट करते हैं आप। तो आप चेक कर पाएंगे ना, मान लीजिए आपने 20 बेच दिया, फिर आप चेक करेंगे हमारे पास स्टॉक में बचा कितना है। 20 बेच दिया, 60 आप लाए थे तो 40 बचा हुआ है स्टॉक में। कितना बचा हुआ है, 40 स्टॉक में आपके है। अब वही 40 क्या है, आपकी संपत्ति तो रहेगी ना। तो मुख्य हमारे मेन संपत्ति है, लेकिन अभी हमारा ये स्टॉक कहलाएगा। स्टॉक इसलिए कहलाएगा क्योंकि हमें इसको बेचना है। कभी स्टॉक आएगा, कभी खाली होगा, कभी हम एडवांस ऐसे सेल करते रहते हैं। तो स्टॉक, जब भी कोई सामान आएगा, जब आप बेचने के लिए कोई सामान खरीदोगे, तो उसका जब आप लेजर आप बनाओगे, ठीक है, चाहे कंप्यूटर होगा, कैश मतलब मोबाइल होगा, तो उसके अंदर में आप क्या सेट करोगे, स्टॉक इन हैंड। क्या सेट करोगे, स्टॉक इन हैंड। कंप्यूटर अगर आप ला रहे हो संपत्ति के पर्पज से, मतलब जैसे उसका इस्तेमाल करना है, तो वहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स होता है। लेकिन जब आपका आएगा बेचने के पर्पज से, तो वहाँ पे दूसरा होगा, ठीक है। तो अब तो कोई नहीं बच रहा है, सब क्लियर हो गया ना। अब थोड़ा एक बार इसको ऐसे जल्दबाजी में, जल्दबाजी क्या, सब समझ ही लिया, एक बार नॉर्मल पढ़ लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से भी। तो ये आपके 15 हो गए। देखो रिजर्व एंड प्लस सरप्लस में लिखा भी क्या गया हुआ है, लाभ से बनाए जाने वाले कोष के खाते रिजर्व एंड सरप्लस बनाए जाते हैं। लाभ से बनाए जाने कोष के खाते रिजर्व एंड सरप्लस में मतलब बनाए जाते हैं। जैसे लाभ के खाते क्या है, जैसे आपको कुछ लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो उसके लिए आप अलग से बना देंगे, जो कि मैंने आपको बताया था। बैंक ओवरड्राफ्ट, जब बैंक जमा से अधिक राशि देने लगे तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। मैंने अभी ये तो बताया था ना कि जब आप बैंक आपकी राशि से ज़्यादा पैसा देने लग जाती हैं तो बैंक ओवरड्राफ्ट में डाल देते हैं उसको। फिर उसके बाद यहाँ पे है सिक्योर्ड लोन्स, सभी प्रकार के सुरक्षित ऋण के खाते सिक्योर्ड लोन्स के अंतर्गत बनाते हैं। मैंने भी आपको समझाया था, सिक्योर्ड लोन मतलब कि जहाँ पे कुछ सिक्योरिटी दी जाती है। लाइक अगर आप कुछ लोन लिए तो उसके बदले में आपने कुछ गोल्ड दे दिया, है ना, सिक्योरिटी के लिए, तो वो सिक्योर्ड लोन में रहता है। एक है अनसिक्योर्ड लोन, सभी प्रकार के असुरक्षित ऋण जिनका कोई कानूनी प्रारूप ना हो, उनका खाता अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत बना जाता है। अनसिक्योर्ड लोन वो मतलब जहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं जमा की गई, ना प्रॉपर्टीज़ के पेपर दिए गए, ना ही कुछ गोल्ड दिया गया, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कल के भाग गया तो आप बर्बाद, ठीक है, ज़्यादा पैसा दिया है तो।
वो इसमें सेट हो जाएगा। उसके बाद फिर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस है ना, ये सभी प्रकार के करों के खाते, करों मतलब समझते हैं टैक्स के खाते, ड्यूटीज़ एंड टैक्स के अंतर्गत बनाए जाते हैं। अब जितने भी आप टैक्स बनाएंगे, चाहे सर्विस टैक्स होगा, चाहे जीएसटी होगी, सबके अंतर्गत क्या सेट होगा, ड्यूटीज़ एंड टैक्स। उसके बाद प्रोविज़न, सभी प्रकार के लिए गए प्रावधान। प्रावधान वो होता है जो आप पैसा निकाल के धर दिया, देना नहीं है, निकाल के धर दिया, उसको प्रावधान कहते हैं। सभी प्रकार के किए गए प्रावधान के खाते प्रोविज़न के अंतर्गत बनाए जाते हैं। जैसे वेतन के लिए प्रावधान, किराए के लिए प्रावधान। जैसे होता नहीं है, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो सैलरी दिया नहीं है लेकिन वेतन निकाल के रख दिया, रेंट अभी दिया नहीं है, हर 15 तारीख को दिया जाता है, अभी मैंने 30 तारीख को निकाल के धर दिया, तो प्रावधान हो गया, प्रोविज़न हो गया। उसके बाद सेंड्री क्रेडिटर्स, जब हम किसी से कम समय के लिए किसी प्रकार का कोई उधार लेते हैं तो उसका अकाउंट सेंड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत ओपन करते हैं। यानी किसी से अगर आप कम समय के लिए क्या ले रहे हो, उधार ले रहे हो, सामान खरीद रहे हो, भाई 2, 4, 10 दिन, 15 दिन बाद, महीने भर में पैसा दे दूंगा, तो वो लोन नहीं होगा, वो हमारी चालू दायित्व हो जाएगा, करंट लायबिलिटीज़। इसका जो सेंड्री क्रेडिटर्स का जब आप प्राइमरी ग्रुप देखेंगे तो वो क्या देखेंगे, करंट लायबिलिटीज़, क्योंकि ये लायबिलिटीज़ होगी, हमें देना रहेगा कुछ दिन में, तो ये करंट लायबिलिटीज़। आप ध्यान दीजिए, जब भी किसी से उधार लिया जाएगा तो उसका जब आप लेजर बनाएंगे, जैसे आप राम से उधार ले रहे हैं तो राम का जब लेजर बनेगा तो इसके अंडर में क्या सेट होगा, सेंड्री क्रेडिटर्स। ये आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से ख़त्म करते हैं। फिर सेंड्री डेप्टर्स हैं, यानी यहाँ पे क्या है, जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी को कम समय के लिए किसी प्रकार का कोई उधार देते हैं, इसके पहले सेंड्री क्रेडिटर में उधार लेते थे, इस बार हम डेप्टर में उधार देते हैं, तो उसका अकाउंट सेंड्री डेप्टर्स के अंतर्गत ओपन करते हैं। मान लीजिए आपने मोहन को क्या कर दिया, उधार दे दिया, मोहन का लेजर बन गया, और इनके अंडर में आप क्या सेट करेंगे, सेंड्री डेप्टर, क्योंकि इनको मैंने उधार दिया हुआ है, थोड़े दिन में पैसा दे हुए देंगे। फिर डिपॉजिट असेट्स है, जब हम किसी वस्तु के लिए सिक्योरिटी के रूप में पैसा जमा करते हैं तो उस अकाउंट को डिपॉजिट असेट्स में रखते हैं। यानी आप कोई वस्तु ले रहे हैं, उसके बदले में कुछ पैसा जमा कर दे रहे हैं, जैसे आप कमरा लेते हो, वो भी प्रकार की वस्तु में ही आ जाता है, तो आपने उसके लिए पैसा जमा कर दिया, तभी आपको मिलता है कमरा बाहर, और वो एक सिक्योरिटी ग्रुप में होता है, बाद में वो पैसा आपको मिल भी जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई दे दिया तब भूल गया, ऐसा थोड़ी होता है, बाद में जब आप छोड़ते हैं तो फिर मिल जाता है आपको, तो उसका खाता आप डिपॉजिट असेट्स के अंतर्गत में डालेंगे, ऐसा कोई लेजर आएगा तो। फिर लोन्स एंड एडवांस असेट, जब हम किसी को एडवांस के रूप में पैसा देते हैं तो उसे हम इस अकाउंट में सेट रखते हैं। जैसे किसी को हम एडवांस दे रहे हैं, सपोज दैट, है ना, जैसे मान लीजिए कोई लेने वाला आ गया, जैसे अल्फाटेक आ गए, इनका एक नाम हो गया, आपका भी नाम हो सकता है, जैसे यहाँ पे साहिल बैठे हुए हैं, साहिल को मैं एडवांस दे रहा हूँ, तो साहिल का लेजर बनाऊंगा, ठीक है, और साहिल का लेजर बनाने के बाद यहाँ पे अंडर में क्या डालूंगा, एडवांस, क्या डाल दूंगा, एडवांस, तो ये एडवांस दिया जा रहा है ना, ये ऐसे करके लोन्स एंड एडवांस असेट्स कर देंगे ऐसे। फिर कैश इन हैंड है, यह ग्रुप सभी प्रकार के कैश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी जितने भी आप कैश बनाएंगे, चाहे पीटी कैश बनाइए, चाहे आप नॉर्मल कैश बनाइए, है ना, कई बार पीटी कैश मतलब छोटे मोटे खर्चे के लिए आप अलग से एक बना लेते हैं अकाउंट, और बड़े खर्चे के लिए तो कैश वाला रहता ही है। उसके बाद स्टॉक इन हैंड, यह ग्रुप स्टॉक के लिए होता है। जब ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन सीखेंगे, अभी तो हमारा मेन टारगेट है मैं उस पर सर्विस वाले पे, अभी सर्विस को सीख रहे हैं हम, जब ट्रेडिंग सीखेंगे तब आपको स्टॉक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब आप इसको बेहतर समझेंगे, ठीक है, तो भी आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा। बाकी बैंक अकाउंट है, सभी प्रकार की बैंक्स के खाते बैंक अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत खोले जाते हैं। कोई भी बैंक अकाउंट आपके पास आएगा, चाहे SBI हो, ठीक है, या ICICI हो, या PNB हो, ठीक है, या ग्रामीण बड़ौदा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई भी हो, कैनरा हो, एनीथिंग, अगर आप जिसमें भी आपका खाता रहेगा, उसके जब आप अकाउंट खोलेंगे तो उसके ये तो लेजर हो जाएगा, उसके अंडर में आप क्या सेट करेंगे, बैंक अकाउंट। जब बैंक जमा राशि से ज़्यादा पैसा देने लग जाएगी तब वो लोन में आ जाएगा, तब फिर बैंक अकाउंट ना सेट करेंगे, तब वहाँ पे क्या सेट करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या सेट करेंगे, आपको पढ़ाया था ना मैंने, ध्यान देंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि वो लोन्स में आ जाएगा ना। तो ये इसका कुछ नियम था, ये आप इसको मैं फिर से कह रहा हूँ, आप ध्यान से अच्छे से समझ के पढ़ लीजिएगा। पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। अब आपके लिए थोड़ा सा टास्क भी है, वो भी आप देख लो, 2 मिनट लगेगा, टास्क वो करके आइएगा,
नहीं करके आएंगे, मतलब करिएगा, ना आए अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ करके आइएगा, चाहे गलत ही हो। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि मैं पूरा सॉल्व करवा के दिखा दूंगा। 1-2 मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ एक्सरसाइज, देख लीजिए, उसके बाद आप खुद करके आएंगे, ठीक है। अब कहाँ से, अब देखो मैंने बता दिया। डेबिट क्रेडिट कैसे निकालना है वो मैंने बताया था आपको, है ना। उसके बाद लेजर किसका बनाना है बता दिया। अब ग्रुप भी मैंने पूरा पढ़ा दिया। तो अब ग्रुप आपको बताना है, क्या बताना है, 4 चीज़ें। डेबिट क्रेडिट तो आपको पहले पता हो गई। लेजर किसका बनना है पता है, जो डेबिट क्रेडिट में उसी का लेजर बनेगा। अब लेजर तो बना लिया, लेकिन उसके में ग्रुप क्या सेट करें ये पढ़ा दिया मैंने। अब आप दिमाग लगाइए और देखिए क्या आप जो है ग्रुप निकाल पा रहे हो, क्या आप ग्रुप बना ले रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, या क्या आप ग्रुप छांट पा रहे हो, ग्रुप आप निकाल पा रहे हो। चलो देख लेते हैं यहीं पे, है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए समझ लेते हैं। और ये मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप करके आइएगा। नहीं मतलब आप करिएगा, चाहे गलत करें या सही करें, ये आपका टारगेट नहीं होगा। आपका टारगेट है कि करना है, जैसा भी करके आएंगे मैं इसको सॉल्व करा दूंगा पूरा का पूरा। अभी मैं 1-2 सॉल्व कर रहा हूँ, आप बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखो जैसे पहली एक्सरसाइज है, मिस्टर वर्मा परचेज्ड अ कंप्यूटर इन कैश 18,000। तो आप देखेंगे यहाँ 2 अकाउंट है ना। तो डेबिट क्रेडिट हम सीधे लिख लेते हैं, डेबिट क्रेडिट हो गया। और यहाँ पे लेजर बनेगा, और क्या रहेगा इसका, अंडर। अंडर मतलब ग्रुप कह सकते हैं, अंडर मतलब ग्रुप। तो अब आप देखिए कंप्यूटर बिजनेस में आ रहा है, तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने का है, 1800 का है ना, सॉरी 18,000 का है। ऐसे अमाउंट भी लिखिएगा आगे। क्रेडिट में यहाँ पे क्या जाएगा, कैश। क्या जाएगा, कैश। ये कितने का, ये भी 18,000 ही जाएगा, है ना। बिजनेस में कंप्यूटर आ रहा है, कंप्यूटर रियल अकाउंट है, ये डेबिट। ये आपको पता होगा, रूल आपने पढ़ा होगा अच्छे से, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं समझ में आएगा फिर से। तो डेबिट में हो जाएगा कंप्यूटर, क्रेडिट में कैश हो जाएगा। और लेजर किसका बनेगा, जो चीज़ डेबिट क्रेडिट में है मैंने आपको बताया था उन्हीं का लेजर बनता है। कंप्यूटर बिजनेस में पहली बार आ रहा है, इसका लेजर बनेगा। किसका बनेगा, कंप्यूटर का। कंप्यूटर का लेजर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। कैश का लेजर बनेगा, आपको मैंने पढ़ाया था कि कैश का लेजर पहले से ही बना रहता है, तो कैश का लेजर नहीं बनेगा। अब जब कंप्यूटर का लेजर बना तो इसका ग्रुप भी जाएगा। अब कंप्यूटर का ग्रुप क्या जाएगा बताओ, ग्रुप याद करो। अब कंप्यूटर जो है वो एक प्रकार की स्थायी संपत्ति है, तो यहाँ पे स्थायी संपत्ति मतलब फिक्स्ड असेट्स है। क्या है ये, फिक्स्ड असेट्स है, इसका ग्रुप ये जाएगा फिक्स्ड असेट्स। अब आपको लगेगा कि ग्रुप कितना ज़रूरी है ना। बिना ग्रुप को पढ़े, बिना ग्रुप को समझे आप ग्रुप निकाल नहीं सकते हो। लेजर तो बना लोगे फटाक से, हाँ ठीक है। अब अगर आप ध्यान देंगे, देखो मैं यहाँ पे फिक्स्ड असेट्स क्या हुआ, थोड़ा मैं दिखाता हूँ ग्रुप में। आप देखिए ये है फिक्स्ड एसेट्स। एक बिजनेस को चलाने के लिए हमें कई प्रकार की स्थायी संपत्तियां खरीदनी होती हैं, जैसे कंप्यूटर, टेलीफोन, एसी, फर्नीचर। हुआ कि नहीं हुआ है, तो उसके खाते किसके अंतर्गत आएंगे, उसके फिक्स्ड एसेट्स। तो इसलिए अब आपको ध्यान देना है। एक और मैं सॉल्व करवाता हूँ, उसके बाद आप फिर आगे का सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। इधर गया भाई, मिल जाओ। ये दूसरा है यहाँ नीचे से कौन सा बताऊं, बताओ, जो कहो बता दूं। 5वां, ठीक है 5वां बता देते हैं। 5वां है, बड़ा ज़्यादा हो गया। मिस्टर वर्मा परचेज्ड अ मोबाइल फ़ोन ₹5,000 फ्रॉम राज टेलीकॉम। अकाउंट कितने हैं, 2 हैं। पहले तो आप डेबिट देखो क्या होगा, उसके बाद आपको क्या देखना है, क्रेडिट। फिर क्या देखना है आपको, लेजर। फिर क्या देखना है आपको, उसका ग्रुप। तो 5,000 मोबाइल फ़ोन आ रहा है बिजनेस में, तो यहाँ पे फ़ोन जो होगा, मोबाइल फ़ोन, वो डेबिट हो जाएगा कितने से, 5,000 से। और क्रेडिट में आप देखो ये जो आ रहा है उधार आ रहा है, ऑन क्रेडिट, है ना, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर पैसा किसी न किसी को देना होगा, यानी देने वाला फ़ोन कौन है, राज टेलीकॉम। तो दूसरा अकाउंट यहाँ बन जाएगा किसका, दूसरा अकाउंट कौन सा है, राज टेलीकॉम का। वो क्रेडिट में रहेंगे, कितने से, 5,000 इनको देना रहेगा। और लेजर किसका बनेगा, तो लेजर यहाँ पे दोनों का बनेगा, क्योंकि दोनों बिजनेस में पहली बार आ रहे हैं। फ़ोन का भी बनेगा और राज टेलीकॉम का भी बनेगा। अब जब दोनों का लेजर बनेगा तो ग्रुप भी बनेगा। फ़ोन जो है क्या है, फ़ोन तो एक संपत्ति में आ जाएगा ना, तो ये तो फिक्स्ड एसेट्स में हो गया। बड़े आसान से आपने निकाल दिया फिक्स्ड एसेट्स।
और राज टेलीकॉम से क्या किया जा रहा है, उधार लिया जा रहा है। और जब हम किसी से उधार लेते हैं तो उसके लिए ग्रुप बना हुआ है ना, क्या सेट करते हैं, सेंडरी क्रेडिटर, क्या सेट करते हैं, सेंडरी क्रेडिटर, ये सेट होगा ऐसे, ये कंप्लीट बन गया। तो 4 चीज़ें आपने निकाला। एक चीज़ और इसमें निकालना होता है वाउचर, जो कि वाउचर बाद में बताएंगे, पहले आप ये निकाल लें अच्छे से। तो राज टेलीकॉम उधार दे रहे हैं, उधार राज टेलीकॉम हमको दे रहे हैं। आप मिस्टर वर्मा थोड़ी देर खुद को मानिए, वो बिजनेस के ऑनर हैं और वो किसी से उधार लेके आ रहे हैं, तो वो तो उधार खरीद रहे हैं ना। यानी हम किसी से उधार खरीदेंगे तो हमको जो उधार देगा वो हमारे लिए क्रेडिटर होगा, हम जिसको उधार देंगे वो हमारे लिए डेबिटर होगा। तो यहाँ पर राज टेलीकॉम से उधार लेके आ रहे हैं ना, एंड दैट्स व्हाई राज टेलीकॉम क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर हो जाएंगे। तो अभी आप अनुमान लगा सकते हो कि ग्रुप को पढ़ना कितना जरूरी है। बिना ग्रुप पढ़े आप निकाल ही नहीं सकते हो, इसलिए बार बार कह रहा हूँ, ग्रुप को आप पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करके आइएगा, अगर ना आए जैसा भी हो करिएगा, सही गलत, बाकी तो हम पूरा सॉल्व करके बता ही देंगे। और आप टेंशन मत लीजिए कि ऐसा बड़े आराम से हो जाएगा एकदम। एक समय ऐसा आएगा कि आपको सब पानी पानी लगेगा, है ना। हाँ, जैसे डेबिट क्रेडिट रूल, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप रिपीट कर लीजिए फिर से एक बार अच्छे से, पूरा गोल्डन रूल्स हो गया, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल, ये सारी चीज़ें आप 2-4 बार अच्छे से रिपीट कर लो। ग्रुप को आप बार बार पढ़ो, समझ लो। कोई दिक्कत हो तो वीडियो बनी रहा है, इसको रिपीट करके देख भी लेना, फिर से समय निकाल करके। अच्छे से आ गया तो समझ लीजिए आप अच्छे से अकाउंटिंग करना जान रहे होगे। और यही हर जगह नियम चलता है, सॉफ्टवेयर कोई भी रहेगा, डेबिट क्रेडिट अप्लाई ऐसे ही होता है, रूल ऐसे निकाला जाता है। इसलिए मैंने कहा था ना, मेन हमारा टारगेट होगा अकाउंटिंग सीखना, सॉफ्टवेयर कोई भी मिलेगा, रूल ऐसे ही रहेगा सब में। ठीक है, दैट्स ऑल, आगे बढ़ते हैं।